studying channel. My name is Kajal Singh and today we are going to start a new chapter of class 10th which is the rise of nationalism in India. So हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है 1914 से। तो 1914 में वर्ल्ड की दो ग्रेट पावर आपस में वॉर कर रही होती हैं। जो पहला पावर होता है वो होता है अलाइड पावर और जो दूसरा पावर होता है वो होता है सेंट्रल पावर। अलाइड पावर में अमेरिका, जापान, रशिया और ब्रिटेन जैसे कंट्री जो है वो पार्ट ली होती हैं और सेंट्रल पावर में ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर होता है। तो ये दो ग्रेट पावर आपस में वॉर कर रही होती हैं और इसी वॉर को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कहा गया। तो ब्रिटेन भी अलाइड पावर की तरफ वॉर कर रहा होता है। तो स्पेशली इस वॉर से हमारा कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं था हमारे इंडिया का, बट इनडायरेक्टली इस पर इम्पैक्ट पड़ रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डायरेक्टली इंडिया पर इम्पैक्ट पड़ रहा था और वो इसलिए पड़ रहा था क्योंकि उस समय जो ब्रिटेन था वो इंडिया के ऊपर कब्जा बनाए हुए था, यानी कि हमारे इंडिया पर ब्रिटेन का कंट्रोल था, हम ब्रिटेन के कॉलोनी बन चुके थे। सो लेट अस टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। जैसे कि मैंने बताया कि इस वॉर से हमारे इंडिया का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, बट इम्पैक्ट पड़ रहा था इस वर्ल्ड वॉर का हमारे इंडिया पर बिकॉज ब्रिटेन का हमारे ऊपर कब्जा था और ब्रिटेन को ये वॉर करना था। तो इस वजह से इंडिया पर इनडायरेक्टली इस वॉर का इफेक्ट पड़ रहा था। तो आइए हम जानते हैं कि कौन कौन से इम्पैक्ट ऐसे थे जो इंडिया पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान पड़ा था। तो चूंकि हम बात करें पहला इम्पैक्ट का, तो वॉर के टाइम खर्चा बहुत ज़्यादा हो चुका था। जो ब्रिटिश थी वो अपनी डिफेंस पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर चुकी थी और इन सब चीज़ों की भरपाई जो है इंडिया जैसे कॉलोनी पर टैक्सेस बढ़ाकर की जा रही थी। कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया गया था और इनकम टैक्स भी ला दिया गया था। अगर हम दूसरी इम्पैक्ट की बात करें तो चूंकि वॉर के टाइम मार्केट में जो है वो प्राइजेस डबल कर दिए गए थे, जो चीज़ें थी उनके प्राइजेस डबल कर दिए गए थे, जिससे कि कॉमन पीपल को जो है बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो अगर हम थर्ड इम्पैक्ट की बात करें तो ब्रिटेन को अपने डिफेंस को मजबूत बनाना था। इस वजह से इंडिया के रूरल एरियाज से जो जितने भी सारे यंगर्स थे उनको आर्मी में पुश किया जा रहा था। तो इस वजह से लोगों के अंदर नाराज़गी थी और इसी के दौरान कुदरत ने भी अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया था। इंडिया के बहुत सारे जगह पर बारिश ना होने की वजह से फसल जो थी वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और इसी के दौरान एक सबसे बड़ी समस्या आई थी एपिडेमिक की। उस समय भारत में एपिडेमिक जो था बहुत ही फैल चुका था और 1921 के अगर हम सेंसेशन के अकॉर्डिंग देखें तो फसल खराब होने की वजह से, भूखमरी की वजह से और फिर एपिडेमिक की वजह से ऑलमोस्ट 12 to 13 मिलियंस लोग जो थे वो मारे जा चुके थे। तो लोग जो थे हर तरफ से परेशानियों से घिर चुके थे। लोगों को ऐसा लगता था कि जब ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट समाप्त हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं दूर चली जाएंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोगों को सारी दिक्कतों का वैसा ही सामना करना पड़ रहा था। तो इन्हीं सब परेशानियों के बीच और मुश्किल वक्त के समय भारत में एक नया लीडर की एंट्री होती है और ये जो लीडर है वो प्रोटेस्ट करने का यानी विरोध करने का एक नया तरीका लेकर आते हैं और उनका नाम होता है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी ने लोगों के सामने सत्याग्रह का आइडिया पेश किया और तो महात्मा गांधी का मानना था कि फाइट विदाउट यूजिंग एनी वेपन्स बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड पीसफुल मैनर। तो सत्याग्रह एक ऐसा तरीका था जिसमें ग्रुप्स ऑफ पीपल नॉन वायलेंस की मदद यानी अहिंसा की मदद से सच्चाई की लड़ाई लड़ते थे। तब सभी विदेशों की यात्रा पूरी करने के बाद 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटते हैं और 1906 में साउथ अफ्रीका में उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था अगेंस्ट रेसिज्म सिस्टम के अगेंस्ट। उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था और उन्हें बहुत ही जल्दी सफलता भी मिल गई थी, जिसके बाद साउथ अफ्रीका में उन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। साउथ अफ्रीका से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने देश के अलग अलग जगहों पर 3 सत्याग्रह स्टार्ट किया था और उन्हें तीनों सत्याग्रह में सफलता हासिल हुई थी। अगर हम बात करें पहली सत्याग्रह की तो 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण में प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट सत्याग्रह किया था और इस सिस्टम में क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो किसानों को फोर्स करते थे ताकि वो इंडिगो फसल की खेती करें और ये एक ऐसा फसल था जिसकी खेती करने के बाद जो लैंड वहाँ की थी वो टोटली अनफर्टाइल हो जाती थी और लोगों को पैसे भी कम मिलते थे। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो महात्मा गांधी आए और लोगों को इंस्पायर किए और साथ में मिलकर स्ट्रगल किए और उसके बाद उनका यह पहला सत्याग्रह जो है वो सक्सेसफुल होता है। अगर हम बात करें दूसरे सत्याग्रह की तो 1917 में ही गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अपना दूसरा सत्याग्रह किया और उनका मांग था कि जो किसान थे वो रिवेन्यू नहीं दे पा रहे थे बिकॉज
वहाँ पर जो फसल थी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और वहाँ पर प्लेग नामक एपिडेमिक भी फैल चुकी थी। इस वजह से लोग इस हालत में नहीं थे कि ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू दे सकें। तो ये सत्याग्रह भी उनका सफल ही रहता है। और अगर हम तीसरे सत्याग्रह की बात करें 1718 में, तो गुजरात के अहमदाबाद में गांधी जी अपना तीसरा सत्याग्रह करते हैं। और यह सत्याग्रह जो होता है कॉटन मिल्स वर्कर्स के लिए होता है, बिकॉज उनको जो है वेजेस बहुत ही कम मिलता है, यानी कि पैसे बहुत ही कम मिलता है। और उस समय मार्केट में वस्तुओं के जो प्राइजेस हैं वो डबल कर दिए गए होते हैं, तो लोग जो है वो अधिक डबल वेजेस की डिमांड कर रहे थे। तो इसलिए ये तीसरा उनका सत्याग्रह होता है और ये सत्याग्रह भी उनका सक्सेसफुल होता है। तो इस तरह से सत्याग्रह सक्सेस होने पर और अलग अलग जगहों पर मूवमेंट स्टार्ट होने पर अंग्रेज जो शासन है वो बहुत ही परेशान हो जाती है और वो डर भी जाती है एक तरफ से। तो इन सब के बीच अंग्रेजी जो शासन थी वो बिना कुछ सोचे समझे एक लॉ पास कर देती है और वो लॉ होता है रॉलेट एक्ट। और ये जो लॉ है इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया जाता है, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट होता है उस समय इंडिया में। इसमें जितने भी सारे इंडियन मेंबर्स थे वो इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि ये लॉ इतना लोगों पर इफेक्ट डालता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा ये कौन सा लॉ था जो लोगों को इतना ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा था। जैसे कि मैंने बताया इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा ये लॉ पास किया जाता है 1919 में। तो जो रॉलेट एक्ट होता है ये एक ऐसा लॉ होता है जिसमें किसी भी लोग, यानी कि कोई भी लोग जो कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करते पाए जाएंगे उनको 2 साल तक जेल में डाल दिया जाएगा विदाउट एनी ट्रायल का, यानी कि उस व्यक्ति को अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई चांस भी नहीं दिया जाएगा, उसे डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये लॉ इतना ज़्यादा इफेक्टिव था, लोगों के लिए इतना ज़्यादा बुरा था कि इस लॉ को ब्लैक लॉ भी कहा गया। ये जो रॉलेट एक्ट था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इनॉर्मस पावर देता था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को जिस किसी पर भी शक होता था उसे वो जेल में डाल देती थी, चाहे वो कॉमन पीपल हो या फिर कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो। क्योंकि ये लॉ काफ़ी ज़्यादा इंडियंस के लिए इफेक्टिव था, तो इसके अगेंस्ट में 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी डिसाइड करते हैं एक सत्याग्रह करने की, और वो लोगों से बात करते हैं और कहते हैं कि ये जो सत्याग्रह है हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। और इस सत्याग्रह में क्या होता है कि जो बहुत सारे लोग होते हैं वो रैलियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं, जितने भी वर्कर्स होते हैं वो हड़ताल पर चले जाते हैं, जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं वो अपने शॉप्स बंद कर देते हैं, जिससे कि जो ब्रिटिश सरकार होती है वो डर जाती है। और इस सत्याग्रह को रॉलेट सत्याग्रह कहा गया, बिकॉज ये फर्स्ट वर्ल्ड वाइड सत्याग्रह था। ये पहला ऐसा सत्याग्रह था जो पूरे देश के लिए किया गया था। तो इसी बीच क्या होता है कि 10 अप्रैल को जो ब्रिटिश पुलिस होती है वो एक पीसफुल प्रोसेशन पर जो है वो गोली चला देती है अमृतसर में, जिससे कि लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा आक्रोश पैदा हो जाता है और वो जो है पोस्ट ऑफिस, रेलवे, बैंक को लूटना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो जगह पर वो तोड़ फोड़ मचा देते हैं तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो काफ़ी डर जाती है। तो इस वजह से वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है और इसकी कमान जनरल रेजिनाल्ड डायर को दे दिया जाता है। और जो मार्शल लॉ होता है उसका मतलब ये होता है कि जितनी भी ताकत होती है वो फौज के हाथ में दे दी जाती है। और ये तब किया जाता है जब पुलिस की कमान से सब चीज़ बाहर होता है। जब पुलिस कुछ नहीं कर पाता है तब मार्शल लॉ लगाया जाता है और वहाँ पर सारा फौज संभालता है। तो आज की इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया। इसमें 2 हेडिंग्स पर इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया एंड द रॉलेट एक्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं द जालियांवाला बाग के बारे में, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।